नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज़ तो आप देखते ही हैं कि किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ आज के खास मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। तो आज हमारे बातचीत का मुद्दा है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के सामने कितनी बड़ी मुश्किलें हैं। तेजस्वी यादव अपने आप को साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 2025 में लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए, तो क्या तेजस्वी यादव इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। रवि उपाध्याय जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे यही होगा कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक तौर पर, एक राजनेता के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी ने पिछले दिनों जिस तरह से अपनी उपयोगिता लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में सिद्ध किया है, प्रमाणित किया है, एस्टैब्लिश किया है, तो यह एक निश्चित रूप से वह एक लालू प्रसाद यादव के बाद निश्चित रूप से कहा जाए तो आरजेडी में वो एक बड़ा चेहरा है। और उन्होंने, देखिए, सिर्फ चेहरा कहने से नहीं होगा, वह उस बात को एस्टैब्लिश भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में किया है कि नहीं, लालू प्रसाद यादव के नहीं रहते हुए भी हम पार्टी को एक जो विधानसभा के आंकड़े के लिहाज से देखें तो वहां पर भी जो है सो वह नंबर माने 1 पर ले आए। शुरुआत में उनकी पार्टी में ही बहुत विरोध था कि मैंने एक यंग लड़के को ले आए, तो पार्टी के कई कद्दावर नेता नाराज थे, लेकिन उन्होंने साबित किया। निश्चित रूप से देखिए, उस समय भी आप देखिए विधानसभा के उस पिछले दफ़ा चुनाव में देख लीजिए वो किस तरीके से एस्टैब्लिश किया अपने आप को, पार्टी को एक कहाँ था, पार्टी कहाँ से कहाँ ले गए। और इस बार के लोकसभा चुनाव में देखिए 0 पर उनकी पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल, कोई सीट नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। और इस बार देखिए कैसा अचीव किया उन्होंने। तो यह कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज टू तेजस्वी प्रसाद यादव, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखिए, सवाल यह बनता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस जो इतनी बड़ी विरासत है राष्ट्रीय जनता दल की, लालू प्रसाद यादव की, उसको वो कितने बेहतर ढंग से ले जा रहे हैं। देखिए, नाव पर सवार तो सब लोग हैं, लेकिन वही नाविक बढ़िया से जो बेहतर से जो उस पार ले जाता है उसी को क्रेडिट जाता है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी अगर यदि इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर से वही करिश्मा करते हुए नजर आए, तब जाकर के आपको उनको कहा जाएगा कि नहीं, निश्चित। क्योंकि देखिए, तेजस्वी ही माने बिहार में ड्राइविंग सीट पर वही हैं। इस बात को हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में जब हम लोग बात कर रहे थे उस समय भी इंडिया ब्लॉक की ओर से कहा गया था कि जिस स्टेट में जो भी अलायंस पार्टनर हैं वह ड्राइविंग सीट पर हैं, वही उस स्टेट की कमान संभालेंगे। तो तेजस्वी ने यहाँ कमान संभाला, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर थे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तो वह संभाले और उन्होंने उसको सिद्ध किया। तो यह कहीं ना कहीं वह क्रेडिट तो है तेजस्वी की। इस बार उनके सामने चुनौतियों के रूप में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस बार उनके सामने चुनौती है। चुनौती है नरेंद्र मोदी का हैट्रिक लगाना। नरेंद्र मोदी ने जब ही हैट्रिक लगाया, यह पूरे देश के स्तर पर, तो वो कितना बड़ा वो हैट्रिक कोई समझ नहीं पा रहा था। जिस तरह से एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, वो तो लग नहीं रहा था कि हैट्रिक लगा पाएंगे, लेकिन हैट्रिक लगाया और मजबूती के साथ लगाए। बिहार में भी देखिए क्या कहा जा रहा था, बिहार में भी कहा जा रहा था ना कि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और उसमें सब जो है सो माने आधा माने से ज़्यादा जो है सो इंडिया ब्लॉक को जा रहा है। तो सब समीकरण को ध्वस्त करते हुए भी यहाँ पर देखिए 30 वो चेहरा मोदी का ही था। मोदी का ही चेहरा था। तो इस बार भी देखिए, जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, भले इंडिया ब्लॉक में चेहरा कोई और रहे, लेकिन एनडीए का में तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। भले हाल में नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव होगी, नीतीश कुमार का चेहरा यहाँ बिहार में होगा, लेकिन अल्तोगत्वा जब बात होगी तो नरेंद्र मोदी पर ही बात होगी। तेजस्वी यादव 15 अगस्त से जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले जब भी ऐसे मौके आए जब उनको जनता के बीच जाना चाहिए, वो गायब रहते हैं ज़्यादातर। ये उन पर आरोप लगता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम और आप आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप लगाने के पीछे एक पुख्ता प्रमाण भी है कि देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चला, उस सत्र में एक दिन भी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वह नहीं आए। तो वो सदन जब चल रहा हो, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का नहीं रहना, तो ये जनता सवाल पूछ रही है। हम और आप नहीं पूछ रहे कि आप थे कहाँ। जनहित के से जुड़ा हुआ मुद्दा उठता है विधानसभा में, और आप विधानसभा में नहीं पूछेगा तो कहाँ लोकसभा में पूछेगा। कल डॉक्टरों की एक बैठक बुलाई गई थी, चिकित्सा प्रकोष्ठ की, और तेजस्वी यादव बात करने वाले थे, लेकिन उस बैठक में भी वो शामिल नहीं रहे। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं आपको।
आप जब विधानसभा जैसे बिहार का जो सबसे बड़ा, जहाँ पर जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया जाता है, वहीं से कुछ आप कहिएगा तो बात बनती हुई भी जनहित में, समाज हित में बात बनेगी, और वहीं पर आप जो है सो नहीं जा रहे हैं। तो जनता तो सवाल पूछेगी। और जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि वो यात्रा पर निकलने वाले हैं, कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, और यात्रा पे जाके करेंगे क्या? जनता जब उनसे सवाल करेगी कि आप जब मानसून सत्र के दौरान आपकी पार्टी ने क्या किया, तो देखिए सिर्फ पक्ष विपक्ष पर ठिकरा फोड़ने से नहीं होगा कि आप जो सो एनडीए पर हर बात के लिए ठेकरा फोड़ देते हैं, तो वह ठेकरा फोड़ने से नहीं होगा, लेकिन आपको जनता के बीच में इस चीज को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और तेजस्वी की कह लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की कह लीजिए, यही न कहीं कहीं कमजोरी दिखाई पड़ती है। इस कमजोरी को पाटना होगा। छोटे छोटे दलों को एक साथ ले जाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती बन के सामने उनके सामने दिख रहे हैं, क्योंकि वो अटैकिंग है तेजस्वी यादव पर। वो कहते हैं 9वीं कक्षा पास वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और दूसरे यादवों को मौका नहीं मिलता। देखिए, प्रशांत किशोर जो भी बात कर रहे हैं वह किस लिहाज से कर रहे हैं? वह समझाना चाह रहे हैं कि तेजस्वी क्या है, ठीक है ना, कि 9वीं पास नहीं है, 9वीं पास है, लेकिन वोट तो है उनके पास। इस बात को प्रशांत किशोर कैसे इनकार कर सकते हैं? और प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं, देखिए जातीय समीकरण, आप जब प्रशांत किशोर भी क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात को आप मैनुटली ऑब्जर्व करिए तो वह कह रहे हैं जिसकी जितनी आप संख्या और आबादी वाली भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, तो वह भी तो घूम फिर के जात पर ही आ गए। वो जात से अलग हट करके तो कोई बात नहीं कह रहे हैं। कल उनकी एक दो बातें जो यहाँ पर पिछले दिनों जो पटना में जो कार्यक्रम उन्होंने किया, उसमें एक दो बातें ठीक है कि हम पढ़े लिखे लोगों को देंगे, वहां तक तो वो ठीक है, लेकिन जब ही वह जाति पर वो भी आ रहे हैं तो वह जाति से अलग तो कोई चीज स्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर देखिए रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका भी इस बार लिटमस टेस्ट होगा कि आप जाति से इतर हट करके आप कोई बात करिए ना, तो अब जाति देख करके आप जो है सो कैंडिडेट दीजिएगा, जाति देख करके आप जो है सो सब चीज करिएगा, तो फिर तो लेकिन जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी करके कि प्रशांत किशोर की पार्टी में कोई न जाए, उसके कार्यक्रम में शामिल न हो। आरजेडी के सामने क्या प्रशांत किशोर चुनौती है? तेजस्वी को लड़ना पड़ेगा, आप मानते हैं, या वो तेजस्वी को हेल्प करेंगे? देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए, जो हम समझ रहे हैं कि जगदानंद सिंह ने जो पत्र जारी किया, हालांकि बाद में इस बात के लिए डिनाइल भी हुआ कि नहीं पत्र नहीं जारी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब एक भूल हुई है राष्ट्रीय जनता दल से। अगर यदि ऐसी स्थिति बन भी रही थी तो उसको पब्लिक डोमेन में या मीडिया में नहीं आना चाहिए था, वो अंदर खाने में ही उसको डैमेज को कंट्रोल करना था। लेकिन इतना बड़ा कौन डैमेज वो होता हुआ दिखाई पड़ा, कौन बड़े कद्दावर नेता प्रशांत किशोर के साथ चले गए जो ऐसा पत्र जारी करना पड़ा, यह हमारी समझ में नहीं से परे है। और जगदानंद सिंह एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है, लेकिन अब लगता है कि उम्र के उस पड़ाव पर हैं, हमको नहीं कहना चाहिए कि इस तरह का लेटर भी उनके हाथ से निकल जा रहा है। तो यह प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर, हमको नहीं लगता प्रशांत किशोर तेजस्वी को कहीं ना कहीं वो मदद ही कर रहे हैं। हाँ, कैसे आप कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि वह जो वोट का जो उनका वोटर कौन होगा, प्रशांत किशोर भले यह इस बात के लिए हैं कि प्रशांत किशोर की नहीं, हम सब चीज़ को ध्वस्त कर लेंगे, सब चीज़ को हिसाब करके हम अब मेरा वोटर अलग होगा, लेकिन हम जहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि अभी यह प्रारंभिक, हम आगे चल के कुछ और प्रशांत किशोर बेहतर करें, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं वह वोट में डेंट किसके, वह एनडीए के वोट में डेंट करेंगे। यह अब गणित देखिए, उनके वोटर कौन है। हाँ, अगर मुस्लिम इलाके में अगर मुस्लिम को देंगे तो कुछ हद तक वहां पर आपको, तो इसका माने वो बी टीम हो जाएंगे तेजस्वी यादव। अब देखिए, अब निश्चित रूप से अब तो प्रशांत किशोर की पार्टी को भी कहा जाता है भाजपा की वो बी टीम है, लेकिन यहाँ तो वही लग रहा है कि बी टीम ए टीम की बात यहाँ पर। देखिए, गणित को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा और समय आने दीजिए, हम लोग इनकी बारीकी से इनका भी ऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा ईश्वर ने सारा बुद्धि इन्हीं को दे रखा है, ऐसी बात भी नहीं है। ये आप जैसे जैसे ऑपरेशन करिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, आपको सब चीज़ क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ता हुआ नजर आएगा। तेजस्वी यादव के लिए हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने आप को दिखा पाएंगे। एक सेमीफाइनल तो अब होने वाला है। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव है, उसमें बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज और ये तरारी, इसमें से 3 सीटें INDIA गठबंधन की हैं, 1 सीट केवल इमामगंज वाली वो हम पार्टी की। तो ये 3 सीटों को जीतना भी तेजस्वी यादव को इस बार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, निश्चित रूप से यह अभी तो इसका अधिसूचना जारी नहीं हुई है चारों सीटों की पर, लेकिन ये इतना तो आप समझ जाइए कि ये 4 सीट पर निश्चित रूप से फाइनल से पहले जो सेमीफाइनल खेला जाएगा, इसी में सबका लिटमस टेस्ट हो जाएगा।
आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो उम्मीदवार देंगे नहीं, वो तो टारगेट किए हुए कि 2025 में ही हम अपना उम्मीदवार देंगे। लेकिन वह करते क्या हैं, देखिए वह कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो हमारी जो भाषा है, हम जिस भाषा में समझते हैं, हुलुक बुलुक बहुत करते हैं। वो हुलुक बुलुक का मतलब इधर भी देखते हैं, इधर ताक इधर झांक भी करते हैं। तो वो इस परिस्थिति में प्रशांत किशोर जो है सो उन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, ये 4 सीटों पर कि वो क्या करते हैं। लेकिन इस निश्चित रूप से जो आप सवाल कर रहे हैं, यह 4 सीट में आपको तेजस्वी की क्या भूमिका होगी, क्योंकि हम शुरू में ही कहे कि ड्राइविंग सीट पर वही है। तो इस लिहाज से, और 2 सीट तो उनकी आरजेडी की है, एक तो बक्सर वाली जो सीट में तो रामगढ़ हो गई, एक जो है तो आपको बेलागंज हो गया सुरेंद्र यादव वाली, और एक सीट आरा वाली है जो तरारी वाली। तो वो महागठबंधन माने इंडिया ब्लॉक की वह सीट है। तो वह निश्चित रूप से इन तीनों सीटों पर उनको तो ये अपना करना पड़ेगा, और चौथी सीट पर भी वह नज़र लगाए हुए हैं। तो चौथी सीट पर वहाँ से देखिए जो बात चल के आ रही है, वहाँ पर उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो उदय नारायण चौधरी निश्चित रूप से दमदार हैं वहाँ पर, और वो फाइट देने की कुवत रखते हैं, और उनकी पहुँच और पकड़ भी है वहाँ पर, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन तरारी सीट पर क्या होगा, तरारी सीट पर वहाँ पर जो बात चल करके आ रही है कि वहाँ पर सुनील पांडे की पत्नी या उनके पुत्र को, हाँ ये बात वहाँ पर है कि सुनील पांडे नहीं, जो एनडीए फोल्ड से बात छन करके आ रही है कि वहाँ पर सुनील पांडे की पत्नी को या उनके पुत्र को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से फिर तब आपके लिए तरारी सीट निकालना तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप पिछले चुनाव का गणित को देखिए, जो सुनील पांडे जितने मार्जिन से लूज किए थे, वह सीट अगर यदि वह वोट क्लब कर जाता है सुनील पांडे में, तो वह एकदम आराम से निकले हुए थे पिछले ही। दूसरा एक परिवारवाद का जो उन्होंने तो एक बार अपने बेटे का विरोध कर दिया था जब सुधाकर सिंह बीजेपी से लड़ रहे थे, जगदानंद सिंह आरजेडी के पक्ष में गए। लेकिन अभी माने सुरेंद्र यादव के बेटे को टिकट मिलना चाहिए, वहाँ जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट मिलना चाहिए। तो ये बेटों की जो राजनीति चल रही है, वो भी राष्ट्रीय जनता दल को हानि पहुँचाने वाली। देखिए अब राष्ट्रीय जनता दल में तो लालू प्रसाद यादव के पुत्र ही कमान संभाले हुए हैं, एक पुत्र कमान संभाले हुए हैं, एक पुत्र जो है सो एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, बिटिया जो है सो उनकी है। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं की पार्टी है, तो इसलिए आप उन पर सवाल खड़ा तो नहीं कर सकते कि अब उनको जिसको मन करे भाई दो, जिसको मन करे मत दो। तो आप तो बोल नहीं सकते, वहाँ पर आपको बोलने का लिमिट अधिकार है, लिमिट अधिकार। हमारी बात को समझिए, बहुत लिमिट, ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। तभी तो आप देखिए ना, सुधाकर सिंह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, उनके दूसरे भाई का भी नंबर लगा हुआ है रामगढ़ सीट से कि वही लड़ेंगे। तो और पिताजी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जो ऊपर से देखिए, ऊपर से जो चला आ रहा है वही वहाँ पर है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इसका उनको कितना लाभ मिलेगा, और बिहार की राजनीति में क्या उनकी ताजपोशी हो पाएगी 2025? देखिए आप थोड़ा सा पीछे चलिए, रुपौली में क्या कर पाए। रुपौली में विधानसभा का चुनाव हुआ और पूर्णिया का लोकसभा भी हुआ। लोकसभा का परिणाम तो मान लीजिए ठीक है, पप्पू यादव के, राजेश रंजन पप्पू यादव के चलते वो हार गए। लेकिन उपचुनाव में क्या हुआ, उनका सीटिंग सीट था बीमा भारती का, उसमें भी तो अब पूरी ताकत इन्होंने झोंक रखी थी वहाँ, तो वहाँ आउटपुट जीरो तो हो गया। तो इस लिहाज से यह जो यात्रा पर निकलेंगे, यात्रा पर ये क्या चीज़ का यात्रा होगा, कोई मैसेज को तो कुछ पता चलना चाहिए ना। यात्रा तो माने आप भाई बड़े नेता हैं, किसी दिन किसी बात को लेकर के आप यात्रा पर चलिए, लेकिन आप जनता को एड्रेस क्या करिएगा, कोई कारण नहीं, कोई कारण तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई एड्रेस करने का कोई कारण। हाँ यह बात है कि जैसे 2025 का चुनाव होगा उसके पहले हम गोलबंद करना चाहेंगे, तो दैट इज डिफरेंट। बट कोई किसी कारण तो स्पष्ट कारण जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता जब आपसे सवाल करेगी या जनता के लिए आप करने क्या जा रहे हैं कुछ तो बताइएगा। तो वह सब तो आप एलूफ हैं जनता से, और जब जहाँ सवाल करना होता है विधानमंडल में आप वहाँ पर रहते नहीं हैं। तो यह सिर्फ आई वॉश के लिए हमको लगता है। तो चलिए, तेजस्वी यादव 15 अगस्त से यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कह रहे हैं कि आई वॉश की तरह ही देखा जाएगा। 2 कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे के आगे
तेजस्वी यादव का चेहरा कितना काम कर पाएगा? क्या 2025 में तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी? हमारी नज़र इस पर रहेगी और बीच बीच में हम इस पर बातचीत करते रहेंगे। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए और हर रोज़ इस तरह का बातचीत देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।